हेलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, ये आपका यूपी लेखपाल के एग्जाम में आएगा। प्लस आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है उसमें भी आपके इसमें इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके होते हैं। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं भाई, इस टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता कि भाई इस टॉपिक में है क्या। और जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है और आप बेफिजूल में ही इसके क्वेश्चन छोड़ देते थे एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं जरा। निम्न संख्याओं का माध्य या मीन बताओ। ठीक है, तो ये संख्या है, इनका क्या बताना है आपको, माध्य बताना है। तो देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में क्या होता है, कुल संख्या। तो देखो ये फॉर्मूला ना आपको याद आ रहा होगा, जो औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम यही होता है कि आप यहाँ लिखते हो औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में क्या होता है, कुल संख्या है। तो जितनी भी संख्या उनको जोड़ते हो और जितनी भी संख्या है उससे क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, यानी कि बराबर बराबर बांट देते हो, वही आपका औसत होता है। और यहाँ पर वही क्या है, आपका माध्य हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला पहले से ही आपको याद है। ठीक है, याद ही होगा। तो देखो संख्याओं का योग, तो संख्या ये है, इन्हें जोड़ते हैं। 10 जमा 10 जमा 9 जमा 10 जमा 11 जमा 10 जमा 11 जमा 9। ठीक है, तो आपने क्या करा, संख्याओं को जोड़ के जोड़ा है। ठीक है, जोड़ के लिखा क्या है नीचे, कुल संख्या। कुल संख्या काउंट कर लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टोटल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी थी, 9। अब इन्हें जोड़ते हैं, 10 20 30 40 50। ठीक है, इसको और इसको मिलाओगे तो 20 बन जाएगा, 50 और 20 70। ठीक है, और इन दोनों को मिलाओगे तो 11 और 9 20। तो 70 में 20 जोड़ोगे तो यानी कि 90। तो टोटल योग कितना हो गया, 90। 90 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9 9 दहा 90। तो 10 आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया, आपका माध्य हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा फॉर्मूला था कि भाई संख्याओं को जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे बस डिवाइड कर देना है। कि संख्याओं को जोड़ा और जितनी संख्या है कुल संख्या से उसको आपने डिवाइड कर दिया और आपका सिंपल सा माध्य आ गया। फिर एग्जाम में अक्सर बच्चे इसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमने माध्य के बारे में पढ़ लिया, यानी कि मीन के बारे में पढ़ लिया। माध्य क्या होता है, संख्याओं को जोड़ो, ठीक है, उनका योग करना है और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो तो वही आपका माध्य आ जाता है। अब क्या पढ़ेंगे हम माध्यिका के बारे में। तो निम्न संख्याओं की माध्यिका यानी कि मीडियन बताओ। तो देखो ये आपका माध्य से भी ज्यादा आसान है। तो माध्यिका क्या होती है देखते हैं। तो माध्यिका जब भी आप निकालते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, तो सभी संख्याओं को आपने क्या करना है, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिखो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, चाहे बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेना है और जो भी आपकी बीच वाली संख्या होगी ना, वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगी। तो जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है और फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगी, माध्यिका होगी। तो देखते हैं जरा इसके अंदर। तो मैं बढ़ते क्रम में लिखता हूँ, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 9। 9 कितनी बार है, 2 बार। तो मैं लिखता हूँ भाई 9। ठीक है, फिर अगला भी 9। फिर अगला क्या है, 9 से बड़ा 10। तो 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या भाई 11। 11 कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार है। ठीक है, अब हमें क्या था, संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना है। मैंने बढ़ते क्रम में लिख लिया। जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, तो अब देखो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए आप क्या करो, पहले इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो यानी कि 4 इधर होंगी और 4 आपकी इधर होंगी। बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ये 10 होगी। तो ये 10 है, यही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो देखो कितना सिंपल सा था, माध्य से भी इजी था। कुछ नहीं करना, बस संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में रखना है। अब चाहे उधर से देखो चाहे इधर से देखो। ठीक है, आपने क्या करना है, जो बीच वाली संख्या वही माध्यिका होगी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन एक ये हो जाती है कि भाई, अब जैसे यहाँ पे तो विषम संख्या है थी इसलिए बीच वाली संख्या आ गई। अगर सम संख्याएं होती तो देखो अगर सम संख्याएं होती तब क्या करते, मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। अगर मान लो सम संख्याएं होती, चलो मैं 1 11 कम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 होगी यानी कि सम संख्या है। तो 4 इधर तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो एक बार लिखते हैं इसको। 9 लिखा, 9 कितनी बार है, 2 बार। 10 1 2 3 4 5, 5 बार 10 है, 1 2 3 4 5। और 11 कितनी बार है, 1 बार।
अब देखो हमने क्या पढ़ा अभी, संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, और फिर क्या करना है, जो बीच वाली संख्या वही माध्यिका होगी। तो यहाँ 4 इधर के 4 इधर के, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब भी आपका ऐसा है तो आपने क्या करना है, जो बीच में, ठीक है, बीच में बीच वाले हैं इन दोनों को जोड़ना है। तो 10 और 10 कितना हो गया आपका, 20 हो गया, ठीक है। और इनको ही क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 है 10 20, और 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया आपका 10। तो आपकी यही क्या होगी, ठीक है, माध्यिका हो गई या मीडियन हो गया, ठीक है। तो विषम संख्याओं में बीच वाला उठा लेना है, और जब सम संख्या आ जाए कि भाई जोड़े क्या है, सम में आ जाए कि भाई 8 संख्या है, तो आप क्या करोगे, जो बीच वाले 2 होंगे उनको उठाना है, उनको जोड़ के लिखना है। 2 संख्या उठाएंगे तो याद रखो 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे बीच वाले क्या थे, 3 इधर के 3 इधर के, तो यहाँ पे बीच वाले यही दोनों बचे, ठीक है। 10 और 10 कितना हो गया 20, और इनको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दहा 20। तो देखो आपका 10 क्या हो गया, यही आपका माध्यिका हो गई। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का आपको क्या बताना है भाई, बहुलक यानी कि मोड बताना है, और बी परिसर यानी कि रेंज बताना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले पहला बहुलक क्या होता है, तो बहुलक, ठीक है, यानी कि आपका मोड क्या होता है। देखो बिल्कुल ही इजी सा है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार, तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो वही क्या होता है, आपका बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देखते जरा सबसे ज्यादा बार कौन सा है। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं ताकि भाई गड़बड़ ना हो पूरी संख्या में। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 काउंट करते हैं। 9 यहाँ पर एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, यानी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। अगला क्या है 10, तो 10 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10 आपका कितनी बार है, 5 बार है। उसी तरीके से आप देखते हैं 10 से बड़ा क्या होता है 11, तो 11 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा है आपका, 9 2 बार है, 10 5 बार है, 11 2 बार है, तो यानी कि 10 5 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार आए वही क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो आपका बहुलक क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। सिंपल सा है, आपने देखना सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है उससे काम वही आपका बहुलक हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो आपका क्या परिसर, परिसर या रेंज। तो ये क्या होता है भाई परिसर, तो आपने क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और उसमें से क्या घटा देना है, सबसे छोटी संख्या। तो यही आपका क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है कि भाई परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटा दोगे, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई 9 10 11, तो 11 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। 11 में से क्या घटा देंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 9 दिख रही है, तो 9 घटा दिया, तो 11 में से 9 गए यानी कि 2। तो यही आपका क्या होगा, परिसर या रेंज हो गया। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, दोबारा बताता हूँ, बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर 10 था, तो हमने बहुलक बता दिया भाई 10 है। परिसर, परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, ठीक है। तो उन दोनों का अंतर क्या होता है, वही परिसर या रेंज होता है। तो बस सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या थी, 11 थी, और सबसे छोटी संख्या 9 थी। तो 11 में से 9 गए थे यानी कि 2, यही आपका क्या हो गया, परिसर या रेंज हो गया। तो दोस्तों देखते हैं जरा अगला बहुलक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, कि आपको माध्य दे रखा होता है, माध्य का भी दिया होता है, और आपसे बहुलक पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या आपका फॉर्मूला बन जाता है, तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्य का, और उसमें से क्या घटा दिया जाता है, 2 गुना माध्य, ठीक है। तो बहुलक निकालते हैं, 3 गुना माध्य का, माध्य का कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य कितना दे रखा है आपको 40। तो यहाँ पे देखो 5 दिया 15, 0 का 0, यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी 40 दूनी 80, जैसे भी आप कर लो, ठीक है। तो 150 में से 80 के तो कितना बचा भाई 70, तो ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपके अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 तीन चीजें, तीनों में से कोई भी एक गायब कर देगा, आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। तो क्या पता आपको बहुलक और माध्यिका दे दे तो माध्य पूछ ले, या फिर आपको क्या है भाई कि बहुलक और माध्य दे दे तो माध्यिका पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले में रखना है, पर ज्यादातर आपका बहुलक ही पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम क्या देखेंगे भाई, विचलन या फिर प्रसरण या फिर प्रसार या फिर इंग्लिश में वेरिएंस, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो मैंने सेम ही वही क्वेश्चन लिया है, तो इन संख्याओं का प्रसरण बताओ। तो देखो प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई, माध्य पता होना चाहिए, ठीक है।
तो माध्य की जरूरत पड़ती है इसको इस प्रसरण निकालने के लिए। तो देखो माध्य क्या होता है, तो माध्य मैंने बताया था आपको, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वही होता है। तो संख्याओं का आप इसके अंदर क्या करते हो, योग करते हो, और इसको किससे डिवाइड कर देते हो, कुल संख्याओं से, जितनी भी संख्या होती है उनसे डिवाइड कर देते हो। तो इन सबको जोड़ने पे, ठीक है, 10 20 30 40 50, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 50 20 70, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 70 और 20 कितना हो गया, 90। तो संख्याओं का योग कितना हो गया, 90, और नीचे कुल संख्या है। कुल संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 9 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 9 दहा 90। तो भाई इसका माध्य कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ करेंगे हम। तो हमें क्या बताना है भाई, प्रसरण बताना है, प्रसरण या फिर विचरण या फिर प्रसार, और क्वेश्चन में कुछ भी लिखा सकता है तीनों में से। तो देखो जरा, तो प्रसरण के लिए क्या फॉर्मूला बन गया आपका। तो देखो प्रसरण क्या होता है, तो जो भी आपका ये माध्य निकला है इसमें से क्या इस माध्य का और प्रत्येक संख्या का आपको क्या करना है, अंतर लेना है, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है और इनको जोड़ते जाना है। तो देखो मैंने लिखा भाई माध्य कितना था, 10 था, 10 में से क्या घटाऊंगा मैं, ये संख्या घटाऊंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, फिर अगला भी वापस दोबारा से माध्य लिखूंगा, इसमें से क्या अगली संख्या घटाऊंगा 10 और इसका स्क्वायर कर दूंगा। फिर दोबारा से वही लिखा भाई माध्य कितना था 10, इसके अंदर से क्या घटा है, अगली संख्या यानी कि 9, और इसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से आगे हम करते जाएंगे। तो 10 में से 10 गए, इसका स्क्वायर, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ बाकी की संख्या, 10 माइनस 10 इसका स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 11 इसका स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 10 इसका स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 11 इसका स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 9 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करना है प्रसरण के लिए, जो भी आपने माध्य निकाला, माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटा के उसका वर्ग करना है, ठीक है, और इनको आगे जोड़ते जाना है, हर प्रत्येक संख्या में आपने ऐसे ही करना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये जितनी भी संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यही आपका क्या हो जाता है, प्रसरण आ जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे 10 में से 10 गया यहाँ पे 0, अगले में 1, 1 का स्क्वायर 1, 0, प्लस यहाँ पे बचा 10 में से 11 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, बट्टे में क्या था, 9 था। अब देखो जरा यहाँ कितनी संख्या बची भाई, जोड़ते हैं तो 1 2 3 और 4, तो 4 और बट्टे में कितना था, 9। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और आंसर क्या था भाई, प्रसरण। तो प्रसरण कितना आ गया, 4/9। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखो सबसे बड़ा यही लग रहा है, पीछे अब तक हमने जितने भी सीखे, माध्य माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, तो जितने भी आपने सीखे सब देखा आपने कि भाई बिल्कुल छोटे छोटे थे, सेकंडों में हो जाते हैं, इसमें बस ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, यही बड़ा लग रहा है, पर देखो जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। ये तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना बड़ा करा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो माध्य माध्य तो पता है भैया आपको, सबको जोड़ो और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो, माध्य। ठीक है, उसके बाद क्या, हाँ सॉरी उसके बाद क्या करना आपने, माध्य में से प्रत्येक संख्या घटाना। 10 में से 10 गया 0, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, 10 में से 10 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं। 10 में से 9 गया 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस आगे करो 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं। 10 में से 11 गया 1, 1 का स्क्वायर फिर से 1, फिर 10 में से 10 गया 0, 10 में से 11 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और कितनी संख्या थी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दो यानी 4/9। तो देखो जो हमने इतना बड़ा करा, इसको आप बस इतने से में निपटा दोगे कि बस एक ये माध्य का माध्य वाली लाइन निकाली कि भाई माध्य निकाला आपने, ठीक है, वो भी आप एक फॉर्मूला तो लिखोगे नहीं, ठीक है, तो माध्य निकालोगे और उसके बाद ये इतना सा, ये जो इतना बड़ा करा है ये बस सिखाने के लिए कि भाई कैसे कैसे कराया जाता है। तो जब आप भी प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप भी फटाफट कर लोगे इसे। ठीक, तो अगला देखो दोस्तों क्या है आपका, मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मानक विचलन निकालने के लिए, ठीक है, तो मानक विचलन, मानक विचलन या फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका कि भाई रूट के अंदर ना आपने क्या लिख देना होता है, प्रसरण। तो रूट के अंदर प्रसरण लिख देना होता है। तो इसलिए मैंने पिछला क्वेश्चन उठाया कि पिछले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, प्रसरण के लिए सबसे पहले माध्य निकालना होता है, और माध्य से ही सोल्व करके क्या करते हो, प्रसरण निकालते हो। तो इस क्वेश्चन में भी पूरा करवाना पड़ता है, तो जस्ट अभी अभी तो हमने किया ही है, तो बस मैंने उनके आंसर लिख दिए।
कि भाई माध्य 10 निकाला था और उसके जरिए प्रसरण 4/9 निकाला था। तो प्रसरण निकालोगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से करा है वैसे ही, ठीक है। तो बस मानक विचलन क्या होता है आपका, प्रसरण को किस पे, प्रसरण के ऊपर रूट चढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसरण कितना है 4/9, तो मैंने लिखा भाई 4/9 और इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया। तो अब देखो जरा 4 का कितना बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पे 9 का क्या बनेगा आपका 3, ठीक है। तो बस आपका यही आंसर हो गया, ठीक है, 2/3। और याद रखना हमेशा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नहीं आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बस आपका ये इतना चाहिए था, ठीक है, कि मानक विचलन क्या होता है, भाई प्रसरण के ऊपर रूट चढ़ा दो। और देखो आपके ना छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपको मानक विचलन दिया होता है तो आपसे प्रसरण पूछ लेगा, या आपको प्रसरण दे रखा होगा तो मानक विचलन पूछ लेगा, ठीक है। अभी आगे करेंगे वैसे ही क्वेश्चन, पर देखते पहले, उससे पहले लास्ट हमारा, ठीक है, एक और रहेगा वो देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। दोस्तों देखो आपका अगला क्या है, विचरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो देखो आपको या तो डायरेक्ट दे रखा था भाई मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, ठीक है, माध्य दे देगा, और फिर आपको विचरण गुणांक पूछेगा, या फिर जो पीछे हमने क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे क्वेश्चन दे देगा, आपको मानक विचलन निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, और फिर आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। तो दोनों में से कैसे भी दे दे आप कर सकते हो, क्योंकि पीछे का तरीका आपने सीख ही लिया, मानक विचलन निकालना भी सीख लिया, माध्य निकालना भी सीख लिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसी में हम अगर आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमने आपने क्या निकाला था, मानक विचलन 2/3 निकाला था और माध्य 10 निकाला था। अगर हम ये मान लें कि भाई पूरा शुरू वाला ही क्वेश्चन दे दिया जो पीछे का क्वेश्चन हमने कराया, ठीक है, और नहीं या फिर क्या पता डायरेक्ट ही दे दे तो और अच्छी बात है। तो विचलन गुणांक के लिए हमें मानक विचलन और माध्य की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों लिख दिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सोल्व करना पड़े, और अक्सर क्या है छोटे फॉर्म में ही देते हैं तो डायरेक्ट ही दे देता है। तो अब देखते हैं जरा विचलन गुणांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक क्या होता है, अब देखो इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद करना है, तो इसको ना आप ऐसे याद रखो, एसडीएम वर्ड तो सबने सुना है कि एसडीएम भाई, ठीक है। तो आपने याद रखना एस डी और नीचे एम और इंटू में 100। तो विचलन गुणांक के अंदर ना हमें क्या करना होता है ना, कि भाई मानक विचलन के बारे में बताना होता है कि वो माध्य का कितना परसेंट है, कि भाई मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना परसेंट है। तो भाई जिसके बारे में बताना ऊपर जिससे कंपेयर करना है परसेंटेज के लिए सो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना परसेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 2/3, तो मैंने लिखा 2/3। किससे डिवाइड करना है इसे, एम से यानी कि माध्य से, माध्य कितना है 10, तो 10 में नीचे लिखो या फिर यहाँ लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे गुना में तो 100 था ही परसेंटेज का, 0 से 0 कट गया, आपका कितना आ गया फिर 10 दूनी 20 और नीचे क्या है 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करूँगा 3 से 18, अब बच गया 2 तो 3 से जाएगा नहीं, तो जो नहीं जाता है वो ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे, तो 6 से ही 2/3% आपका क्या हो गया, विचरण गुणांक हो गया, ठीक है। तो विचरण गुणांक के लिए आपका ये फॉर्मूला है, कैसे याद रखना है, एसडीएम, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देना है। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो उसका क्या है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करो। अब देखो इसी का उल्टा यहाँ पूछ रखा है, एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो उसका प्रसरण ज्ञात करो। यहाँ प्रसरण दे रखा था तो आपको मानक विचलन पूछ लिया, यहाँ मानक विचलन दे रखा है तो आपसे प्रसरण पूछ लिया। तो देखो जरा पहला है और आपका दूसरा है, तो सबसे पहले पहला देखते हैं। तो मानक विचलन बताना है, तो मानक विचलन के लिए क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है आपका प्रसरण, ठीक है। तो प्रसरण के ऊपर रूट चढ़ा दो तो ये आपका क्या हो जाता है, मानक विचलन, ठीक है। तो प्रसरण कितना दे रखा है भाई 144, आपको पता है भाई 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 गुना 12, तो 1 12 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको आप कह सकते हो रूट के अंदर 12 गुना 12 1 12 बाहर, तो ये आपका हो गया मानक विचलन, ठीक है। अगला देख लेते हैं दूसरा, आपको क्या पूछा है, ठीक है, मानक विचलन दे रखा है तो प्रसरण पूछा है। तो प्रसरण के लिए देखो आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है आपका, कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, ठीक है, कि मानक विचलन का स्क्वायर, ठीक है, मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना दे रखा है 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो देखो फटाफट आपके ये खत्म हो जाते हैं और ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, और ऐसे ही पेपर में आते रहते हैं कि मानक विचलन क्या होगा, प्रसरण के ऊपर रूट चढ़ा दो, या प्रसरण क्या होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर यानी कि मानक विचलन के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। अगले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक वितरण का माध्य कितना दे रखा है, आपको 80 दे रखा है, और मानक विचलन 16 दे रखा है, विचरण गुणांक का मान क्या है। तो देखो विचरण गुणांक के लिए आपको क्या बताया था, विचरण गुणांक निकालने के लिए आपको बताया था, आपने याद रखना भाई एसडीएम, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देना है। तो एसडी,
ठीक है, एसटी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन कितना है भाई 16, आपने लिख दिया 16। ठीक है, एम मतलब माध्य, माध्य कितना है 80। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100, 16 कम 16, 16 पंजे 80, 5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 में 10, 0 का 0 यानी कि 20%। ठीक है, तो विचरण गुणांक क्या होता है, एस डी एम इंटू में 100, ऐसे याद रख लो। या फिर आप बताओगे विचरण गुणांक क्या होता है भाई, कि भाई माध्य का कितने परसेंट, ठीक है, आपका मानक विचलन होता है, या मानक विचलन माध्य का कितने परसेंट होता है। अगला देखो, 14 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य बताओ। तो 14 के धनात्मक गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो 14 किस किस से डिवाइड हो जाएगा भाई, आप इसका गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, और 14 से हो जाएगा। तो 1 2 7 14, तो ये इन सबसे डिवाइड हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये धनात्मक गुणनखंड है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको क्या पता है ना माध्य, तो माध्य के लिए क्या फॉर्मूला था, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, तो इन सबका योग करोगे, 14 और 7 21, और 22 23, और 1 24, तो इनका योग, तो संख्याओं का योग करते हैं और इनको क्या करते हैं संख्याओं से भाग कर देते हैं। तो संख्या कितनी, 1 2 3 4, 4, तो 4 से डिवाइड करा तो 4 6 24, तो कितना आंसर आ गया भाई माध्य 6 आ गया।